नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और एक एनर्जी से भरे हुए होंगे, क्योंकि आपने अच्छी सी एक नींद ली होगी और आप अब क्लास के साथ जुड़ने वाले हो। आपने मैथ्स का सेशन कर लिया होगा, बारी आ जाती है बायोलॉजी की, तो जल्दी से सभी दोस्त आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विष्णु गुड मॉर्निंग, राजवीर जी हेलो, सभी बच्चे आए कमेंट सेक्शन में जुड़े और एक बार बताइए कि क्या आप लोग सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या आप लोगों तक मेरी जो वॉइस है वो पहुंच रही है या नहीं, वीडियो ऑडियो सही है। सबसे पहले तो ये काम कर दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आप एकदम बढ़िया होंगे, परिवार के सदस्य एकदम बढ़िया होंगे और मस्त सब कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लोग चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स सभी के आने लग चुके हैं, एक बार बस थम्स अप और कर दो तो मजा आ जाए, है ना। सारे बच्चे एक बार थम्स अप और कर दीजिए, जिससे कि पता चल जाए ऑल ओके है, सब कुछ बढ़िया है। टॉपिक हम लोगों का, हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में डीएनए एंड आरएनए, तो यहीं से मैं चीजें शुरू कर रही हूँ। डीएनए और आरएनए, कल की क्लास में मैंने आपको डीएनए और आरएनए दोनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ बताए। जैसे हमने बात करी थी कि जो डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में कर ली थी, ठीक है। एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अंकित बहुत बहुत शुक्रिया, बात करते हैं इस टॉपिक की आगे। क्लियर? चलिए, तो देखो भाई, कोई ब्लॉक नहीं है, सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास। मयूर आपका कमेंट आ रहा है। अब देखो, डीएनए और आरएनए, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को दोनों का स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि दोनों से ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब डीएनए और आरएनए दोनों की संरचना की बात चल रही थी, तो बताया था मैंने कि डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स, यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। कल की क्लास में हमने लिखा था डबल हेलिक्स बोले तो कैसा होता है मैडम, तो इस तरीके से डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा। तो डीएनए कुछ ऐसा नजर आता है, डबल हेलिक्स होता है डीएनए। जब हम बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की, जब हम लोग बात करेंगे दोस्त आरएनए की संरचना की, तो आरएनए जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है। तो आरएनए की संरचना की बात करें तो ये होता है सिंगल हेलिक्स, यानी आरएनए आपका कुछ इस तरीके का होता है। आरएनए में एक ही हेलिक्स होता है। यहाँ दो दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है येलो कलर का और एक आपको दिख रहा है रेड कलर का। तो देखो, एक हेलिक्स ये हो गया, हेलिक्स बोले तो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, हेलिक्स बोले तो एक रस्सी के समान संरचना, एक ये हो गया और एक देखो ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर? तो डीएनए में आपको दिख रहे हैं ना दो हेलिक्स हैं, आरएनए में आप लोग देख पा रहे हो एक ही रस्सी के समान संरचना आपको नजर आ रही है। तो दैट्स मीन आरएनए क्या हुआ, सिंगल हेलिक्स हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए ये जो आपको दोहरी संरचना वाला नजर आ रहा है, तो डीएनए की जो दोहरी संरचना है या दोहरी कुंडली वाला जो मॉडल है, इसको किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। तो दोहरी कुंडलित संरचना या दोहरी कुंडलित मॉडल जो था, इसको किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये आपको पूछा जाता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, नाम याद रखना, वॉटसन और क्रिक। क्लियर? ये क्वेश्चन बनता है बेटा पेपर में, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो याद रखोगे, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये आपको पूछा जाता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी डीएनए दो रस्सियों वाला है, डीएनए दो हेलिक्स से मिलकर बना है, इस बात को किसने बताया था, तो हम बताते हैं इस बात को बताया था वॉटसन और क्रिक ने। क्लियर? तो इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक। क्लियर? वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक ने बताया था डीएनए डबल हेलिक्स है। आरएनए के बारे में भी इन्होंने बताया,
बट जो पेपर में आपको एनसीईआरटी आपको बार बार पूछता है वो सिर्फ डीएनए के बारे में पूछेगा, आरएनए के बारे में ऐसा स्ट्रक्चर से संबंधित आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, इस चीज को आप याद रखना। अब हम बात करते हैं कि संरचना तो हमने पढ़ ली कि दोनों की कैसी होती है, डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स है। अब बात करते हैं कि दोनों की संरचना को बनाने में कौन कौन से पदार्थ हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों की संरचना किन किन भागों से, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर जो इनकी संरचना है उनके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं प्यारे दोस्त, और जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं, तो डीएनए और आरएनए दोनों की संरचना को बनाने का काम करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कौन बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? तो डीएनए और आरएनए दोनों की संरचना बनी होती है न्यूक्लियोटाइड से। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड? तो कभी भी आपको पूछे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये डीएनए और आरएनए दोनों को बनाने वाले पदार्थ होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। यहां भी लिखेंगे डीएनए और आरएनए दोनों में क्या पाए जाते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? दोनों की संरचना में पाए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैम ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये दोनों की संरचना में मिलेंगे तो क्या है, किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपको पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो डीएनए की संरचना है। मैम आज मैथ की क्लास क्यों नहीं चली? बेटा मैथ्स की क्लास जो है मुझे लग रहा है मतलब आप ज्यादातर बार पूछते हो कि क्यों नहीं चली, और मुझे लग रहा है चली होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चली है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी बच्चे पूछ रहे थे कि मैथ्स की क्लास क्यों नहीं चली। तो बेटा चली तो होगी, ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, एक बार चेक करना, बाकी क्यों नहीं हुई अभी इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता। ठीक, आज ना मेरे सर में ना इतना तेज दर्द है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स भी देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरे सर पे पहाड़ रखा हुआ है। होता है ना कई बार भारीपन बहुत ज्यादा सर में, क्योंकि 2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसकी वजह से पता नहीं आज सर में ऐसा दर्द है, ऐसा लग रहा है सर पे इतना भारी वजन है, और मैं मुड़ती भी हूँ ना तो ऐसा लगता है इतना भारी सर लेकर मैं कैसे मुड़ रही हूँ। तुम्हें लग भी रहा होगा शायद देखकर, थोड़ा सा शक्ल को अजीब सा मुझे भी दिख रहा है, आंखों में अजीब सा एक क्या है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रेशनेस थी। चली थी मैम, चली थी, वही मैं कह रही हूँ कि चली होगी, बिल्कुल चली होगी, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं चली होगी। ठीक है, हाँ मैथ की क्लास चली थी, बिल्कुल चली होगी। चलो तो चले, अब हम चले बात को, अपनी चीजों को शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक बच्चा क्या कह रहा है कि मैम आराम से। बेटा अभी तक तो क्लास शुरू हो चुकी है, 12 मिनट हो चुके हैं, एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, और ये कॉन्सेप्ट भी कल की क्लास में बता चुकी थी। सिर्फ ये चीज बताइए कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये तो हमने चीजें कल की क्लास में पढ़ भी ली थी। अब बात करते हैं कि जो डीएनए होता है इसकी संरचना कैसे बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए की संरचना में भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा, यहां से स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आता है स्टार लगाना। जब न्यूक्लियोटाइड्स की हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 तरीके की संरचना से मिलकर बनते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाती है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी डीएनए और आरएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स किस पदार्थ के नहीं बने होते। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बने हैं, तभी तो पहचान पाओगे कि किसके नहीं बने होते। तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से बने होते हैं भाई। एक, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, एक होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। क्लियर? क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर? पेंटोज शुगर, यानी पेंटोज शर्करा पाई जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीजों से बने होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, और मैम दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्यारे दोस्त फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा जो चीज यहां पर मिलेगी वो होगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह जिसको कहते हो। और जो तीसरी चीज आपको यहां मिलेगी वो होगा नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस क्षार, नाइट्रोजीनस क्षार।
तीसरी चीज जो होगी वो होगी नाइट्रोजीनस क्षार, यानी कि नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस होगा। क्लियर, नाइट्रोजीनस बेस। तो ये तीन चीजें मिलकर कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड। कभी भी आपको पूछे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो इन तीन चीजों को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं तुम में ध्यान लगा दूंगी ना, तो सर का जो ध्यान है वो चला जाएगा। ठीक है, सर का ध्यान चला जाएगा। पुनीत शुक्रिया। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, पेपर में छांटने को आता है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, तो आप बताना। पेंटोज शुगर तो है, फॉस्फेट ग्रुप भी है और नाइट्रोजिनस क्षार भी है। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि डीएनए को बनाने वाली शुगर कौन सी होती है। यानी मैं इसको एसी को ना कम कर दूं, क्योंकि सर में टक्कर मार रहा है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, तो बताओ। तो डीएनए को बनाने वाली जो शुगर होती है वो होती है पेंटोज शुगर। तो डीएनए को बनाने का काम करती है पेंटोज शर्करा। और डीएनए का जो स्टैंड है वो बना होता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। पूछा जा सकता है कि डीएनए की संरचना में कौन सा समूह पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह, अल्कोहल समूह, ठीक है, या फॉस्फेट समूह, ऐसे करके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए की संरचना में, और डीएनए की संरचना में पाए जाते हैं नाइट्रोजिनस क्षार। क्लियर? क्या मैम ये सब आरएनए की संरचना में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यही तीन चीजें आपको आरएनए की संरचना में भी मिलेगी। फिर अंतर क्या है? अंतर बहुत बारीकी वाला है, मैं बताऊंगी अभी आकर। ये तो सेम ही है, अंतर देखने को मिलेगा यहाँ, तो बताऊंगी अभी इस यहाँ क्या अंतर है, यहाँ क्या अंतर है। फिलहाल लिख लीजिएगा कि यहाँ पर भी आरएनए के अंदर भी पेंटोज शुगर पाई जाती है। हिंदी में मैंने उधर लिख दिया है। यहाँ पर भी क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पर भी कौन सा समूह पाया जाएगा दोस्त? फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। हिंदी में देखो ये लिखा हुआ। और यहाँ पर भी पाए जाएंगे नाइट्रोजीनस बेस, यहाँ भी मिलेंगे नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा कि दोनों में ये सिमिलैरिटीज चलती आ रही है। सिर्फ एक अंतर दोनों में पढ़ा था, डीएनए में आरएनए में, डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स। क्लियर? अभी तक हमने देखा दोनों की संरचनाएं भी सेम तरीके से बन रही है। अब आ जाओ, पहले मैं आपको डीएनए के बारे में बताती हूँ। पहले मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, बेटा ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसा दिखता है डीएनए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये जो डीएनए का स्टैंड है, जिसको मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये जो डीएनए के स्टैंड है बेटा, ये जो डीएनए के स्टैंड है, मैम ये किससे बने होते हैं? तो ये बने हुए होते हैं पेंटोज शुगर से, और बने हुए होते हैं फॉस्फेट ग्रुप से। तो देखो, शुगर और फॉस्फेट, इनके अंदर क्या पाया जाता है? शुगर। कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शर्करा इनके अंदर पाई जाती है। तो कभी भी आपको पूछे कि जो डीएनए होता है, इसके ये जो बेस होते हैं, ये जो इसके बेस हैं, स्टैंड बोलते हैं इनको, स्टैंड। देखो ये सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, ऐसा समझ लो। जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऐसे डंडे लगे होते हैं सीढ़ी पर, है ना, तो आप डंडों पर चढ़ते हो और ऊपर पहुंच जाते हो। तो अगर मैं कहूं सीढ़ी का बेस क्या है, तो ये सीढ़ी के बेस हैं। आपको नजर आ रहा है, ये सीढ़ी के डंडे हैं, ये इधर डंडा है, ये इधर डंडा है, तो ये बेस है। सिमिलरली ये डीएनए के बेस है। तो डीएनए का जो स्टैंड है वो किससे बना होता है? डीएनए का स्टैंड बना हुआ होता है पेंटोज शुगर से, और किससे? फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट ग्रुप से। समझ में आ गई बात? तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे कि डीएनए की बैकबोन किसको कहते हैं, अब मुझे बताओ, ये सीडी है, सीडी की बैकबोन किसको कहोगे? ये डंडों को। अगर ये डंडे टूट गए तो सीडी भी टूट जाएगी, फिर हम सीडी पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर केवल ये वाले डंडे रह गए तो क्या आप सीडी पर चढ़ पाओगे? अगर केवल ये वाले डंडे रहे तो आप सीडी पर चढ़ ही नहीं पाओगे। ये वाले डंडे सपोर्ट दे रहे हैं, बेस। तो ये है सीडी की बैकबोन, ये है क्या? बैकबोन। वैसे ही आपका जो डीएनए है, इस डीएनए की बैकबोन ये है जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, यही आपका डीएनए का बेस है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है। तो पेपर में पूछा जाता है कि डीएनए की बैकबोन बनाने के लिए कौन सी शुगर चाहिए होती है? तो पेंटोज शुगर। और डीएनए की बैकबोन बनाने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए होता है? तो फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है। तो डीएनए का ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड बना हुआ होता है किससे? डीएनए का स्टैंड बना हुआ होता है, जैसे कि ये मैं बना रही हूं डीएनए का स्टैंड, ये डीएनए का स्टैंड है।
ठीक है, ये क्या है दोस्त, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो मैम ये किससे बने हुए हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड, तो ये बने, यहां पर आपको पाई जाएगी पेंटोज शुगर। यहाँ कौन सी शुगर पाई जाती है दोस्त, पेंटोज शुगर, है ना। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप पाया जाता है दोस्त, तो फॉस्फेट ग्रुप। तो ये दोनों मिलकर डीएनए के स्ट्रैंड को तैयार करते हैं, ये दोनों मिलकर डीएनए के स्ट्रैंड को तैयार करते हैं, इसीलिए ये दोनों कहे जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए, इसीलिए इनको कहा जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की बैकबोन। क्या कहेंगे दोस्त, डीएनए की रीढ़ की हड्डी, डीएनए की रीढ़ की हड्डी है ये। जैसे आपका शरीर सीधा खड़ा हुआ है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो तुम ऐसे हो जाओगे, फिर तुम सीधे नहीं खड़े हो पाओगे, फिर तुम ऐसे हो जाओगे। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी खड़ी हुई है तो आप ऐसे खड़े हुए हो। तो वैसे ही डीएनए की जो बैकबोन है, इसको बनाने का काम दो चीजें करती है, पेंटोज शुगर हिंदी में लिखवा चुकी थी बेटा, और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों को ही कहा जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए, इनको कहते हैं डीएनए की रीढ़ की हड्डी। बात समझ में आ गई, क्लियर, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे बढ़े, चलिए। अब दो चीजें तो हमने पढ़ ली कि मैम आपने अभी अभी हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ाए थे, दो चीजें तो इसमें से हमने पढ़ ली कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें से पेंटोज शुगर क्या करती है, फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, ये तो हमने पढ़ लिया, दोनों डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। अब हमें बताइए नाइट्रोजनस क्षार क्या काम करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हेडिंग डालते हैं नाइट्रोजनस क्षार, और दोनों के ही बताकर चलूंगी, डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार कौन से होते हैं और आरएनए में, ठीक है। तो चलो इधर हम लोग लिखेंगे डीएनए के नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है, इधर हम लोग लिखने वाले हैं डीएनए के नाइट्रोजनस क्षार। तो यहां लिखेंगे नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इधर हम लोग लिखने वाले हैं पहले डीएनए के नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए के नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये होते हैं कितने बेटा, दो तरीके के। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम, एक होता है प्यारे दोस्तों, आप बताते हो पायरिमिडीन, या एक होता है प्यूरीन, पहले प्यूरीन लिख लीजिए, एक होता है प्यूरीन। कभी भी पूछे प्यूरीन्स क्या होते हैं तो नाइट्रोजनस बेस। एक होता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, एक होता है भाई पायरिमिडीन। कभी भी पूछे कि पायरिमिडीन क्या होते हैं तो आपने कहा पायरिमिडीन भी डीएनए के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। अच्छा मैम प्यूरीन को हमने कितने भागों में बांटा है, तो जो प्यूरीन होता है इसके दो भाग होते हैं, और जो मैम पायरिमिडीन होता है इसके भी दो भाग होते हैं। तो भाई लिखते हैं प्यूरीन के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है बेटा एडिनिन, ठीक है, एक भाग होता है एडिनिन, क्या होगा एडिनिन, एक भाग होगा एडिनिन, ठीक है, एडिनिन जिसे हम ए से लिखते हैं, और एक भाग होता है गुआनिन, गुआनिन, एक भाग क्या होता है गुआनिन, गुआनिन जिसको हम जी से लिखते हैं, गुआनिन जिसे हम जी से लिखते हैं। तो एडिनिन और गुआनिन क्या होते हैं, प्यूरीन के पार्ट होते हैं। मैम दूसरा पार्ट क्या होते हैं, तो दूसरा भाग होते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन के भी दो भाग होते हैं, एक होता है थाइमीन, थाइमीन, ठीक है, एक भाग होता है थाइमीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थाइमीन, ठीक, और एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, एक होता है दोस्त साइटोसिन, क्लियर, साइटोसिन, एक हो जाता है साइटोसिन। तो प्यूरीन भी दो होते हैं और एडिनिन भी दो होते हैं, समझ में आ गई बात, क्लियर। आज मेरी ड्रेस ब्रूसली वाली है चलो बढ़िया है। मैम क्या डीएनए का एसिटिक बनता है फॉस्फेट ग्रुप, देखो डीएनए जो होते हैं ये एसिड है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी एक एसिड है, आरएनए भी एक एसिड है, लेकिन इनकी संरचना में बीच बीच में क्षार नजर आते हैं, तो वही ये क्षार है नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है। और नाइट्रोजनस क्षार दो तरीके के होते हैं,
ठीक है। दो तरीके के कौन कौन से होते हैं कि भाई एक होता है एडिनिन और एक होता है ग्वानिन। एक यहाँ पे दूसरा पायरिमिडीन है, तो इसके भी दो भाग होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। थाइमीन को हम टी से लिखते हैं और साइटोसिन को हम सी से लिखते हैं। तो जब भी डीएनए की संरचना बनेगी तो यहाँ पर एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन आपस में जुड़ते हैं। जैसे एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। कैसे, समझाइए एक बार। तो देखिए भाई, ये डीएनए है आप लोगों का, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक, इस तरीके से, है ना। अब देखो, जब इनके बीच बीच में पाए जाते हैं नाइट्रोजिनस क्षार, जैसे यहां मिलेंगे, यहां बीच में, यहां मिलेंगे, यहां ऐसे ऐसे, ये है नाइट्रोजिनस क्षार, ये है प्यारे दोस्त नाइट्रोजिनस क्षार। क्लियर, ये जो बीच बीच में मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको सिंपली समझाऊं तो भाई ये एक सीढ़ी का डंडा ये है और एक सीढ़ी का डंडा ये है। इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तुम्हें बीच बीच में भी तो डंडे बनाने पड़ेंगे ऐसे, हाँ, तब बनी है ना ये सीढ़ी, तब बनी है ना सीढ़ी, तब इस पर आप चढ़ोगे। तो ये तो आपके स्टैंड हो गए, ये जो आपके स्टैंड है दिख रहे हैं पीले और लाल रंग में, और बीच बीच में जो डंडे लगे हुए हैं ये है नाइट्रोजिनस क्षार। तो ये डंडे कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो हमेशा याद रखना, जब भी डीएनए की संरचना बनेगी तो एडिनिन के साथ, ए के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है टी और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है सी, यानी एडिनिन के साथ थाइमीन और गुआनिन के साथ क्या, साइटोसिन। कैसे, जैसे कि यहां देखेंगे तो एडिनिन के साथ जुड़ेगा थाइमीन, क्लियर, डबल बॉन्ड के साथ, फिर गुआनिन के साथ जुड़ेगा क्या, साइटोसिन, गुआनिन के साथ क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। फिर वैसे ही ये चेंज होते चले जाते हैं, एडिनिन के साथ थाइमीन, क्लियर, साइटोसिन के साथ गुआनिन, थाइमीन के साथ एडिनिन, है ना, गुआनिन के साथ साइटोसिन। इस तरीके से बीच बीच में कोड जुड़ते चले जाते हैं और डीएनए की संरचना बनती चली जाती है। तो डीएनए के स्टैंडों को आपस में जोड़ने के लिए जो बीच में क्षार लगे हुए होते हैं उनको कहते हैं नाइट्रोजिनस क्षार। और ये नाइट्रोजिनस क्षार कैसे होते हैं, ये नाइट्रोजिनस क्षार दो तरीके के होते हैं। जैसे यहां पर मैं समझाकर चलूं, ये ए है तो ये टी होगा, ये जी है तो ये सी होगा, है ना, ये टी है तो ये ए होगा। और अगर एक और नीचे की तरफ जोड़ दें हम लोग तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, ये आप लोगों का ये सी है तो ये क्या होगा, जी होगा। अब इनके बीच में दो बॉन्ड होंगे ऐसे ऐसे, इनके बीच में तीन बॉन्ड होंगे, क्लियर। तो एडिनिन और थाइमीन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर बताई कि बीच बीच में डीएनए के अंदर इस तरीके से होते हैं नाइट्रोजिनस क्षार। बात समझ में आई या नहीं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, बात समझ में आई, फटाफट, है ना। मैम डीएनए खून होता है ना, बेटा नहीं, डीएनए आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर है। आपका नाखून भी टूट कर गिर गया तो इसमें भी डीएनए है, आपका बाल भी टूट कर गिर गया तो इसमें भी डीएनए है, ठीक है। और आपकी जो डेड स्किन है ना, डेड स्किन, जैसे किसी पर आपने किसी को जबरदस्ती पकड़ा, उसने आपको खरोंच दिया, ऐसे नोच दिया, उसके नाखूनों में आपकी स्किन चली गई, तो उस स्किन से भी पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को किसने खरोंचा था। तो डीएनए जो होता है वो आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर भरा हुआ है। तो ये डीएनए इस तरीके से बना है। तो डीएनए को बनाने में मैंने कहा किसका इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, तीन, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप डीएनए की बैकबोन है, डीएनए का ये पूरा ढांचा बनाते हैं और बीच बीच में इस ढांचे को जोड़ने का काम करते हैं नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस दो थे, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन भी दो थे, प्यूरिन कौन कौन से थे, ये दोनों प्यूरिन है और ये दोनों पायरिमिडीन है। तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन आपस में जुड़ते हैं। तो हमेशा एडिनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये डीएनए की संरचना हो गई। आरएनए की संरचना में क्या होता है, तो चलिए आइए बात करते हैं अब आरएनए की संरचना। जो आरएनए होता है इसकी संरचना कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। अब आरएनए की संरचना को बनाने के लिए भी यहां पर पाए जाते हैं नाइट्रोजिनस बेस।
नाइट्रोजीनस बेस। तो आरएनए की संरचना में भी सेम यही नाइट्रोजीनस बेस आपको देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रोजीनस बेस आरएनए की संरचना में भी होते हैं। यहां पर भी ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, यहां पर भी ये दो प्रकार के, सेम कैसे जैसे यहां है। एक होते हैं आपके प्यूरिन, एक होते हैं बेटा प्यूरिन्स, और एक होते हैं पायरीमिडीन। पायरीमिडीन जैसे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, प्यूरिन और पायरीमिडीन दो ही होते हैं, यहां भी सेम, इनकी तरह सेम है, यहां भी सेम है। यहां पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं मैम प्यूरिन? तो बिल्कुल सेम वही होते हैं दो जो यहां थे। एडिनिन होगा बेटा और ग्वानिन होगा, एडिनिन होगा और ग्वानिन सेम डिट्टो, अभी तक कोई अंतर नहीं है। अब जब प्यूरिन की बात करते हैं तो यहां पर ये जो प्यूरिन होता है ये पायरीमिडीन होता है, ये यहां पर थोड़ा अलग होता है। पायरीमिडीन में क्या होगा कि यहां पर थाइमीन के स्थान पर, यहां तो देखो तुम्हें थाइमीन दिख रहा है लेकिन यहां थाइमीन नहीं होता, यहां पर पाया जाता है यूरेसिल। आरएनए की संरचना में मिलेगा आपको यूरेसिल। क्लियर, क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलता है ना। एक तो ये हो गया यूरेसिल, और दूसरा साइटोसिन, ये सेम होता है, साइटोसिन सेम होता है, साइटोसिन जो होता है वो सेम होता है। तो मतलब एक अंतर आपको यहां पर देखने को मिला, क्या कि भाई आरएनए डीएनए की संरचना में एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन था, लेकिन आरएनए की संरचना में एडिनिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, लेकिन यहाँ थाइमीन नहीं है। थाइमीन के स्थान पर यहाँ क्या आ गया है? यूरेसिल आ गया है। यानी थाइमीन के स्थान पर यहाँ आरएनए में क्या जुड़ गया है? यूरेसिल। इतना सा अंतर है केवल दोनों में। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि डीएनए की संरचना में थाइमीन नाइट्रोजिनस क्षार इस्तेमाल होता है, तो और थाइमीन के स्थान पर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार इस्तेमाल होता है? तो आप बताते हो कि आरएनए में इस्तेमाल होता है यूरेसिल, आरएनए में इस्तेमाल होता है यूरेसिल। समझ में आ गई बात? क्लियर। तो जब हम लोग बात करते हैं आरएनए की संरचना की, तो मान लीजिए ये तुम्हारा आरएनए है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ये तुम्हारा आरएनए है। तो इस आरएनए की संरचना को बनाने के लिए भी यहां पर आपको नाइट्रोजिनस क्षार जुड़ते हुए नजर आएंगे, नाइट्रोजिनस बेस ऐसे जुड़ते हुए नजर आएंगे। अंतर क्या होगा कि एडिनिन के साथ यहां पर यूरेसिल जुड़ेगा, क्लियर, और ग्वानिन के साथ तो वही रहेगा साइटोसिन। क्लियर। तो यूरेसिल के साथ एडिनिन जुड़ेगा, ठीक, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ेगा। क्लियर। एडिनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, ये होगा अंतर। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस करके दिखाऊं तो डीएनए की संरचना में क्या हुआ था, ये किसकी संरचना है दोस्त? आरएनए की, ये आरएनए की संरचना है। और अगर अभी मैंने आपको बताया ये डीएनए है, तो डीएनए की संरचना में क्या हुआ था? डीएनए की संरचना में एडिनिन, एडिनिन और थाइमीन का कॉम्बिनेशन बन रहा था, जबकि आरएनए की संरचना में एडिनिन और यूरेसिल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये दोनों में अंतर है। तो दोनों में एडिनिन दोनों में है एडिनिन दोनों में है, बट यहां पर एडिनिन का साथी यूरेसिल है और यहां पर एडिनिन का साथी थाइमीन है। बाकी दूसरी चीज तो सेम ही दिखेगी, ग्वानिन के साथ साइटोसिन यहां भी है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन यहां भी है, डीएनए में भी। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक तो सिंगल हेलिक्स है, एक डबल हेलिक्स है। दूसरा, एक में एडिनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है और एक में एडिनिन के साथ थाइमीन जुड़ता है। बाकी सारी चीजें ठीक है। समझ में आ गई बात? बाकी सारी चीजें ठीक है। संजय, एक ही चीज पढ़ा रही हूं बेटा, एक ही चीज पढ़ा रही हूं। पहले ये पढ़ाया था ना आपको, पहले डीएनए पढ़ाया था ना आपको, डीएनए समझाया ना पूरा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आरएनए पढ़ा, और अब मैंने आपको आरएनए समझाया। और आरएनए में अच्छे से डीएनए में डिफरेंस समझ जाओ तो दोनों ही चीजों को यहां पर क्लियर कर दिया। एक ही चीज पढ़ाई जा रही है संजय पहले, ठीक है? क्लियर। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज एक साथ पढ़ा रही हूं, एक ही चीज आपको पढ़ाकर चल रही हूं, ठीक? क्लियर। एक बार फिर से समझेंगे सारे दोस्त, एक बार फिर से समझेंगे सारे के सारे दोस्त। अभी हमने डीएनए की बात करी, भाई डीएनए के अंदर भी है नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है? नाइट्रोजीनस बेस कहां है? डीएनए में भी है। और नाइट्रोजीनस एक साथ तो तुम समझ ही नहीं, एक एक करके तो तुम समझ ही नहीं रहे। आरएनए के अंदर भी क्या है? नाइट्रोजीनस बेस है। तो दोनों के अंदर है नाइट्रोजीनस बेस। क्लियर।
समझ में आ गई बात। नाइट्रोजिनस बेस यहां भी है। अब ये मत कहना मैम हिंदी में लिख दो, क्योंकि पीछे बहुत बार हिंदी में लिख कर आ चुकी हूं। नाइट्रोजिनस क्षार, नाइट्रोजिनस क्षार। तो नाइट्रोजिनस क्षार डीएनए में भी है, नाइट्रोजिनस क्षार आरएनए में भी है। क्लियर? अच्छा मैम, डीएनए में नाइट्रोजिनस क्षार दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्यूरीन होते हैं मैडम, प्यूरीन, और मैम पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है, प्यूरीन होते हैं और पायरिमिडीन होते हैं। क्लियर? पायरिमिडीन होते हैं, है ना। डीएनए की संरचना में नाइट्रोजिनस क्षार दो तरीके के हैं। मैम इसमें कितने प्रकार के हैं? इसमें भी दो तरीके के हैं, बिल्कुल वही। यहां पर भी आपको प्यूरीन मिलेगा, प्यूरीन है, और यहां पर भी आप लोगों को क्या मिलेगा? पायरिमिडीन है। यहां पर भी आपको पायरिमिडीन मिलेगा, प्यूरीन भी है, पायरिमिडीन भी, सेम चीज है। अच्छा मैम, यहां पर जो नाइट्रोजिनस क्षार है वो कौन कौन से हैं? यहां पर एडिनिन है ना मैडम, यहां पर एडिनिन है, और मैडम यहां पर क्या है? प्यूरीन के अंदर एडिनिन आएगा और क्या आएगा? गुआनिन आएगा। मैम यहां पर गुआनिन है। क्लियर? मैम यहां पर देखें तो यहां पर आप लोगों को मिलता है थाइमीन। क्लियर? यहां, अच्छा पहले वहां से समझाती हूँ। यहां पे देखो प्यूरीन में क्या है? एडिनिन है और मैम गुआनिन है। यहां पर प्यूरीन में क्या है मैम? यहां भी सेम चीज है, एडिनिन है और गुआनिन है, एडिनिन है और गुआनिन है, सेम चीज मैडम। अच्छा मैडम ठीक है, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं पायरिमिडीन की। अब पायरिमिडीन की बात करें तो यहां पर है थाइमीन। पायरिमिडीन में डीएनए की संरचना में मिलेगा थाइमीन, जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आरएनए की संरचना में पायरिमिडीन में थाइमीन नहीं होता, यहां मिलेगा यूरेसिल, यहां मिलेगा यूरेसिल। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा यूरेसिल। तो अंतर देखने को मिला ना, यहां पायरिमिडीन में थाइमीन है और यहां पायरिमिडीन में यूरेसिल है। और मैम दूसरा है साइटोसिन, यहां पर दूसरा है साइटोसिन, है ना। और यहां पर क्या है? दूसरा, यहां पर भी दूसरा साइटोसिन है। तो अंतर सिर्फ हमें एक का ही देखने को मिला, अंतर हमें यहां पर सिर्फ एक का ही देखने को मिला। कौन सा? यूरेसिल और थाइमीन में। तो यहां पर यूरेसिल मिलता है, यहां पर आपको डीएनए में थाइमीन मिलता है और आरएनए में यूरेसिल मिलता है। इतनी सी बात है जो मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, क्लियर। मैम न्यूक्लियोटाइड एस बताओ, समझ नहीं आया न्यूक्लियोटाइड एस क्या कह रहे हो? तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं, है ना। नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके के हैं, प्यूरीन पायरिमिडीन। यहां भी दो तरीके के हैं, प्यूरीन पायरिमिडीन। प्यूरीन दो होते हैं, एडिनिन गुआनिन। सेम यहां भी दो हैं, एडिनिन गुआनिन। लेकिन पायरिमिडीन में अंतर है, डीएनए की संरचना में पायरिमिडीन जो है वहां पर थाइमीन होता है, और आरएनए की संरचना में पहला पायरिमिडीन जो है वो यूरेसिल होता है। तो अगर आप डीएनए बनाने बैठोगे तो डीएनए को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए के साथ थाइमीन का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, और जी के साथ सी का तो रहेगा ही। तो एडिनिन के साथ थाइमीन का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप आरएनए बनाने बैठोगे तो आपको एडिनिन के साथ यूरेसिल का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, और ग्वानिन के साथ सी का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। अब आपको बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताओ। अब आपको बात समझ में आई? तो देखो, अब मैंने आप लोगों को एक बार फिर से, जीतपाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो मैंने आपको अब यहाँ दोनों में एक साथ डिफरेंस लेकर चीज बता दी है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो। जैसे हम जब छोटे थे न्यूज़पेपर में आता था कि 5 अंतर ढूंढो, ऐसा आता था ना, एक पिक्चर दे दी जाती थी, उसमें कहते थे जैसे कि कोई लड़का बैठा है चश्मे लगाकर और किताब पढ़ रहा है, फिर एक दूसरी पिक्चर में भी वो लड़का चश्मे लगाकर बैठा किताब पढ़ रहा है। तो आपको कहता था कि न्यूज़पेपर में कहते थे, मैं बड़ा करती थी ऐसे जब स्कूल में पढ़ते थे, हर संडे को आता था वो डिफरेंस ढूंढने के लिए। तो 5 डिफरेंट बताओ, 3 डिफरेंस बताओ। तो वैसे ही जब आप लोग क्या करते थे, उस पिक्चर में 3 कमियां ढूंढते थे कि इस बार इस लड़के के चश्मे में डंडी है, दूसरी फोटो में चश्मे में डंडी नहीं थी, इस बार इस बच्चे की जो बुक है उसमें 2 पेज हैं, उसमें 3 पेज दिखा रखे थे, ऐसे करके। तो वैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि हाँ अंतर ढूंढो, चलो सारे दोस्त यहां पर अंतर ढूंढो, तुम्हें कौन सी चीज अलग लग रही है? ये कहोगे मैम ये भी सेम है, मैम ये भी सेम है, मैम ये भी सेम है, ये भी सेम है।
है ना। इसके नीचे ये दोनों चीजें सेम है, इसके नीचे भी ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन जब इसके नीचे देखा तो यहाँ थाइमीन है, इसके नीचे देखा तो यहाँ यूरेसिल है। बस इतना सही अंतर है जो डीएनए और आरएनए को बनाने में क्या करता है बेटा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डीएनए की संरचना में भाग लेता है यूरेसिल, आरएनए की संरचना में भाग लेता है थाइमीन। ठीक, ये होता है आप लोगों का। अब आ जाओ दोनों के काम बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी तो हमने आपको यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंसेस बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ डीएनए और आरएनए दोनों के काम। ठीक है, कि डीएनए क्या काम करता है और आरएनए क्या काम। तो संरचना से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। अब आ जाइए बात करते हैं डीएनए और आरएनए के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस। क्लियर। तो जब हम लोग कार्य की बात करते हैं, डीएनए क्या काम करता है, डीएनए के फंक्शन की बात करते हैं, तो जो डीएनए होता है ना बेटा, इसका काम होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो लिखेंगे डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है दोस्त, आनुवांशिक पदार्थ। मतलब कि आपके मम्मी पापा के अंदर जो डीएनए है वही आपके अंदर गया है ना। अगर आप कहीं खो जाओ और आप छोटे से थे कहीं खो गए, मतलब हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं पैदा, तो देखते हो ना बच्चे चोरी हो गए। अब छोटे बच्चे तो सारे एक जैसे दिखते हैं। एक मदर है, उसको बच्चा हुआ, नर्स उसका बच्चा उठा कर ले गई। ठीक है, तो अब उसने दूसरे को दे दिया वो बच्चा जाकर, तो वो औरत कहने लगी नहीं नहीं ये बच्चा तो मेरा है, दूसरी औरत कहने लगी नहीं ये बच्चा तो मेरा है। अब दोनों में लड़ाई हो गई। अब कैसे पता चले वो बच्चा किसका है, तो उस बच्चे का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। उस औरत का भी कराया जाएगा और उस बच्चे का भी। मतलब जैसे कि एक औरत ये है, एक औरत ये है, इस औरत को ये बच्चा हुआ था, इस औरत ने उस बच्चे को चुरा लिया। अब वो औरत कह रही है बच्चा मेरा है, ये औरत कह रही है बच्चा मेरा है। तो अब उस बच्चे का डीएनए दोनों से मिलाया जाएगा, जिससे भी उस बच्चे का डीएनए मिलेगा वही उसकी असली माँ होगी। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, मम्मी पापा से बच्चों में जाता है। तुम्हारे बच्चों में तुम्हारा डीएनए जाएगा, उनके बच्चों में उनका डीएनए जाएगा। ठीक है, क्लियर। डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल। हाँ, इतनी सी बात। ठीक है मैम, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल। जो थाइमीन और आपका एडिनिन किसी के साथ जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, चाहे थाइमीन के साथ जुड़े या यूरेसिल। और गुआनिन और साइटोसिन जब भी जुड़ते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। चलो अब देखो, आगे से अच्छे से बात करो। ठीक है ना। अब देखो, तो डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। तो लिखेंगे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे हुआ क्या कि कहीं आग लग गई, आग में एक लड़का जल गया। ठीक है, और बहुत दिनों से एक माता पिता का लड़का गायब था। अब आग जली और वहां पर एक लाश मिली, लेकिन लाश को पहचानना मुश्किल था, वो पूरी जल चुकी थी। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये तुम्हारा लड़का है, वो कह रहे हैं माता पिता कि हमारा लड़का नहीं है। तो अब कैसे पता चलाएगा कि वो उस लाश उसी लड़के की है। तो क्या होगा, उसका डीएनए टेस्ट, उन मम्मी पापा का उस लाश के डीएनए से टेस्ट कराया जाएगा। अगर उनका डीएनए उस बच्चे से या उस लाश से मिल गया तो समझो वो उन्हीं का बेटा था। तो कई बार अपराधी की पहचान करने के लिए, माता पिता के बच्चे की पहचान करने के लिए हम डीएनए का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, तो यहां से आपको पूछा जाता है कि डीएनए का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो माता पिता की पहचान के लिए। ठीक है, माता पिता व बच्चे की पहचान के लिए, बच्चे की पहचान के लिए हम यूज करते हैं इसको, के लिए। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, टू आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो माता पिता और उनके बच्चों की पहचान के लिए हम इसको करते हैं, डीएनए का टेस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा कहाँ यूज करते हैं डीएनए का, दूसरा यूज करते हैं अपराधी की पहचान के लिए, अपराधी की पहचान के लिए। ठीक है, की पहचान के लिए, अपराधी की पहचान के लिए। कई बार क्या होता है कि जो रेपिस्ट होते हैं, है ना, जो रेपिस्ट होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार होता है, ऐसे केसेस आते हैं
कि पड़ोस में ही कोई व्यक्ति है जिसने किसी का रेप कर दिया, तो माता पिता को जब पता चलता है, या कोई भी अगर ऐसी फीमेल है जिसको पता लगता है, वो बताती है, गवाही देती है कि पड़ोस में ही रहता है, उसने मुझे रेप करा या ऐसे करके, तो पुलिस को जिस पर शक होता है, पुलिस जो फीमेल बॉडी के अंदर सीमन मिला है और जिस पर शक है उसके डीएनए का टेस्ट करती है। अगर वो सीमन और जो डीएनए टेस्ट करा है वो मैच हो जाते हैं तो फिर अपराधी फिर वही होता है। तो इस तरीके से भी अपराधी की पहचान करती है, जो कौन होती है, पुलिस होती है। तो इसमें क्या होता है, टू डिटेक्ट क्रिमिनल। तो क्रिमिनल जो होते हैं उनकी पहचान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को। अब डीएनए का जब हम लोग इन सब मेथड से डीएनए को यूज करते हैं तो इसको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? इसको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए अनुलिपीकरण। डीएनए अनुलिपीकरण, ठीक है, डीएनए अनुलिपीकरण। तो ये क्या होता है डीएनए अनुलिपीकरण? तो आप लोग याद रखना, ये एक प्रक्रिया है जिससे अपराधी की पहचान की जाती है। तो लिख लीजिए, यह एक प्रक्रिया है जिससे डीएनए की पहचान की जाती है। डीएनए की पहचान की जाती है, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये एक प्रक्रिया, यानी कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं हम लोग? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक टेक्निक है। इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग अपराधी की या माता पिता की पहचान करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई डीएनए। तो ये क्या है, इसी टेक्निक के द्वारा हम डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि इस टेक्निक की खोज किसने करी? इस टेक्निक को किसने खोजा था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज, डिस्कवरी किसने करी थी? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी एलेक ज़ेफरी ने। किसने दोस्त? एलेक ज़ेफरी। तो एलेक ज़ेफरी नाम के साइंटिस्ट थे, एलेक ज़ेफरी। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी? तो बताते हैं एलेक ज़ेफरी ने करी थी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, सबका डीएनए अलग अलग होता है और आपका मम्मी पापा का जो डीएनए है वो ही केवल आपके डीएनए से मिलेगा, और वो भी 100% नहीं मिलेगा। उसका भी क्राइटेरिया होता है। 50 से 80% डीएनए अगर आपका किसी से मिल रहा है तो इस संसार में वो केवल आपके माता पिता से मिलेगा, ठीक है, और किसी से नहीं मिल सकता। तो याद रखना, क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसकी खोज करी थी एलेक ज़ेफरी ने। चलो, तो डीएनए का काम समझ में आ गया। अब आ जाओ आरएनए के काम की तरफ। अब आरएनए का काम पढ़ते हैं। आरएनए का क्या कार्य होता है, आरएनए का क्या फंक्शन होता है? तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। आपके बॉडी के अंदर आपकी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण। इसका काम होता है दोस्त प्रोटीन निर्माण करना, है ना? तो इसका काम होता है आरएनए का प्रोटीन निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसका काम होता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या करता है, आरएनए प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है आपकी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। अब आरएनए के कुछ प्रकार भी होते हैं, आपको पेपर में पूछ लेता है आरएनए के प्रकार। डीएनए के तो प्रकार नहीं होते, लेकिन आरएनए के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार पूछ लेता है आपको कि डीएनए लिख दिया मैंने, आरएनए के प्रकार पूछ लेता है आपको कि आरएनए जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो दोस्तों आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए 3 तरीके का होता है। एक होता है आरआरएनए, एक होता है आरआरएनए, ठीक है। एक होता है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, आरआरएनए,
mRNA और tRNA, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, ठीक है। मैम कोई ऐसी चीज है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों हो? आपके अंदर नहीं, आपकी कोशिका में डीएनए भी आरएनए भी है, तो आपकी कोशिका में तो दोनों चीजें होती हैं, डीएनए और आरएनए। अब ये दोनों हमारे शरीर में तो है डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए तो हमारे अंदर पाए जाते हैं, हर कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब इनके बारे में बात करते हैं कि आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए ये किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आरआरएनए की बात करते हैं। आरआरएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। क्या होती है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, इसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, क्लियर। अब मैम ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये क्या काम करता है, तो मैंने अभी भी बताया था आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो कभी भी आपको पूछे कि कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन बनाता है, तो यही है बेटा जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। तो कभी भी पेपर में पूछे कि कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन बनाता है, तो आप बताते हो आरआरएनए, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, इसी का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। इसी को इसीलिए हम लोग कहते हैं मुख्य आरएनए। ये मुख्य आरएनए है बेटा, ये क्या है? मुख्य आरएनए, यानी कि ये मेन आरएनए है। ये मुख्य आरएनए है, मेन आरएनए, क्योंकि यही है जो प्रोटीन बनाता है। तो आपके शरीर में मुख्य आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। और ये क्या करता है? प्रोटीन। देखो कहीं भी राइबोसोम, राइबोसोमल, राइबोन्यूक्लिक ये नाम आए ना, समझ जाना ये सब प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन बनाता है वो भी, ठीक है। और अब यहाँ पर ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए, तो ये भी प्रोटीन बनाता है। और आपने राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ा, तो वो तो बनाता ही है प्रोटीन, आरएनए, क्लियर। तो अब चलते हैं दूसरा होता है भाई एमआरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेंजर आरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी संदेशवाहक आरएनए, ठीक है, इसको कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, ठीक, संदेशवाहक। अब ये जो संदेशवाहक आरएनए है ये क्या करता है? ये आपकी कोशिकाओं में संदेश लेकर जाता है कि भाई बताओ किसको कितनी प्रोटीन चाहिए, बताओ कैसे। मान लो ये कोशिका है, मान लो ये तुम्हारी कोशिका है भाई, ठीक है। अब इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और ये केंद्रक में आपका क्या है? आरएनए, आरएनए बैठा हुआ है। इसको मैं आरएनए लिख देती हूँ, है ना। अब ये आरएनए यहां भी आ जाता है बाहर की तरफ, है ना। अब यहाँ जितने भी आपके कोशिकांग है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है, ये लाइसोसोम है ना, ये दूसरे कोशिकांग है, इन सबसे पूछेगा है भाई बताओ कितनी कितनी प्रोटीन चाहिए तुम्हें, बताओ कितनी कितनी। जैसे हमारे घर में शादी होती है ना, तो शादी में जैसे मान लीजिए 1000 लोग आने वाले हैं, तो हलवाई को हम बताते हैं कि भाई 1000 लोगों का खाना बनाना है। वैसे ही आपकी कोशिकाओं के अंदर जिस कोशिका का जितना ज्यादा काम है, उस कोशिका को उतनी ज्यादा प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये मैसेंजर आरएनए सबसे मैसेज लाता है कि भाई बताओ तुझे कितनी प्रोटीन चाहिए, तुझे कितनी प्रोटीन चाहिए। तो हमारी कोशिकाओं की आवश्यकता के आधार पर ये मैसेज लेकर आता है और आरआरएनए को देता है। आरआरएनए क्या करता है? फिर उतनी प्रोटीन बनाता है, उतनी मात्रा में प्रोटीन बनाता है। तो इसका काम होता है संदेश देने का। और तीसरा है टीआरएनए, तीसरा है भाई टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? ये ट्रांसफर करके आता है। फिर डाकिया, ये डाकिया जैसे चिट्ठी बांट कर आता है ना, चिट्ठी ले लो, है ना, संदेशे आते हैं, है ना। तो अब याद रखना कि यहां पर ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये क्या करता है? ये चिट्ठी बांट कर आता है या उस प्रोटीन को बांट कर आता है जो इसने बनाई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए, इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, यानी कि स्थानांतरित आरएनए, स्थानांतरित आरएनए, इसको कहते हैं स्थानांतरित आरएनए,
ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट कर कर आता है, स्थानांतरित ट्रांसफर करके आता है। तो प्रोटीन को ये ट्रांसफर करके आता है। ठीक है। अच्छा, अमरिंदर कुमार बोल रहे हैं, मैम हमारे एएलपी सीबीटी 1 में 86 नंबर है। सीबीटी 1 पास हो गया है, सब आपका आशीर्वाद है, एंड आगे भी पास हो जाए बेटा, बिल्कुल हो गए, आपकी मेहनत है ये, बस मेहनत करते चलो, हम राह दिखाते चलेंगे। ठीक है मैम, इन केस ऑफ यूज ऑफ प्रोटेक्शन मैटर वी कैन डिटेक्ट द क्रिमिनल थॉट डीएनए थ्रू डीएनए और नॉट। अगर प्रोटेक्शन है और वो प्रोटेक्शन लाइक जैसे आप रेपिस्ट के केस में पूछना चाह रहे हो, वो कॉन्डम वगैरह अगर वही पड़ा है तो उसको भी सीबीआई जांच के लिए भेज देती है, उससे भी सीमल सैंपल जो है वो डीएनए से मैच किए जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसी से होगा डीएनए टेस्ट, बेटा डीएनए जब कभी ऐसे केसेस होते हैं तो जो आपके क्लोथ्स होते हैं, कपड़े, कपड़ों से भी डीएनए की पहचान की जा सकती है, क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारी स्किन को टच होते हैं, और स्किन पर जो डेड स्किन होती है वो कपड़ों पर आ जाती है। बाल, मोकाए वारदात पर एक बाल भी मिला है ना, उससे भी डीएनए टेस्ट हो जाएगा। सीबीआई करती क्या है, सीबीआई तुमने देखा जब भी कोई कहीं वारदात होती है एविडेंस इकट्ठा करती है, ऐसे ऐसे उठा उठा कर लिफाफे में रखते रहते हैं, पाउच में रखते रहते हैं, कोई खून की बूंद है उसको भी खुरच कर ले जाएंगे, उससे भी डीएनए टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कल मैं आपको सेल डिवीजन कराऊंगी, और एक चीज और बताऊंगी कि हमारे शरीर के अंदर डीएनए से बनता है प्यारे दोस्त आरएनए। ठीक है, और आरएनए से बनता है हमारे अंदर प्रोटीन। तो इन सब प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। आज तबीयत ठीक नहीं है, कल सुनाएंगे शायरी। ठीक है, आज मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे सर इतना भारी है मेरा। ठीक, क्लियर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज सीआईडी देखने का फायदा हुआ। हाँ,